वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हेन एनी बॉडी गेट द चार्ज। अब तक हमने चार्ज पढ़ा है, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा किया था। उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ लिया, सुपरपोजिशन पढ़ लिया, हाउ टू फाइंड द कूलम्ब फोर्स वो भी हमने कैलकुलेट किया। वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे। ओके, वो फंडामेंटल था, थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा बेसिकली स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डीप में जाएंगे। व्हेन एनी बॉडी गेट द चार्ज। अब आज का लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। वो चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे कोई बॉडी चार्ज गेन करता है, वो सब पता आपको चलेगा। ओके, सपोज हमारे पास एक बॉल है, क्लियर? ये कोई भी एनी बॉडी है, सपोज दिस इज वन बॉडी। हमारे पास कोई एक बॉडी अवेलेबल है। अब ये बॉडी मैं बोल रहा हूं न्यूट्रल है। ओके, दिस इज द न्यूट्रल, यानी चार्ज के बारे में बॉडी न्यूट्रल है, यानी बॉडी पर रहने वाला चार्ज इज इक्वल टू 0 है। बोलो क्लियर है? हम चार्ज को कौन से टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू के टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चार्ज ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 0। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। ओके, सपोज हमारे पास कोई एक दूसरी बॉडी है। ए बॉडी जो है, ए बॉडी पर रहने वाला चार्ज सपोज मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव है। क्लियर और नॉट? और कोई एक और बॉडी है, समझ लो कोई भी एनीथिंग, सपोज कोई एक बॉडी मेरे पास अवेलेबल है, यानी कोई भी एक बॉडी मेरे पास अवेलेबल है। बोलो क्लियर है? एनी। तो चार्ज यहां पे कौन सा है? नेगेटिव है। तो आज हम पढ़ेंगे कब कोई बॉडी न्यूट्रल रह सकती है, कब कोई बॉडी पॉजिटिव बन सकती है, और कब कोई बॉडी नेगेटिव रहती है। बोलो क्लियर है? आज हम इतना कंप्लीट करके रहेंगे। अब हम इसको समझने के लिए एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमारा एटम का स्ट्रक्चर क्या है? तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है? तो वी नो दैट फॉर द एटम देयर इज अ वन न्यूक्लियस, यस और नो? ओके, और उसकी आउटर साइड में ऑर्बिट्स है, ऐसे ऑर्बिट्स लगी हुई है। और ये ऑर्बिट्स के अंदर क्या है? तो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो ऑर्बिट्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो क्लियर और नॉट? वी नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, अब इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं जेड से। किसे डिनोट करते हैं? जेड। यहां पे कंसीडर करो क्या हो सकता है। तो यहां पे 1 2, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट के अंदर 3, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं? कंसीडर करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है। तो हमारा एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ protons in nucleus, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, और इसको दूसरा क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे? Z। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 13 है। ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 13 ही होंगे। कहां पर होंगे प्रोटॉन्स? यहां पर। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है, और ऑर्बिट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 है। अब समझो, वी नो दैट प्रोटॉन and
इलेक्ट्रॉन हैव सेम value of charge. Yes or no? You know that very well. What is the value of charge? E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. कोई भी प्रोटॉन है या कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कितना चार्ज है, तो चार्ज की वैल्यू E है. अगर मेरे पास प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज मैं कितना ले रहा हूं, प्लस E. अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज कितना होगा, माइनस ई. एक प्लस होगा एक माइनस होगा, पर वैल्यू तो कैसी होगी, सेम होगी. क्लियर और नॉट? ओके. तो अब हमारा जो एटम है, एटम का टोटल चार्ज कंसीडर करो. हाउ मच चार्ज इन द एटम. एटम के अंदर कितना चार्ज है वो हम कंसीडर करते हैं. तो एटम किससे बना हुआ है? एटम बना है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से. एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स भी है, पर न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन कैसे नहीं है, तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है. वो क्यों नहीं है, वो नेक्स्ट थ्योरी हमारी आएगी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, यहां पे नहीं. तो हमारे पास अभी हम कंसीडर करेंगे एटम किससे बना हुआ है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स. दिस टू आर द मेजर पार्टिकल्स. ओके. इसके बिना कोई भी एटम बनना पॉसिबल ही नहीं है. क्लियर? ओके. तो हाउ मच चार्ज इन द एटम. एटम के अंदर कितना चार्ज है. अब मैं बोल रहा हूं एटम बना है किससे, तो एटम बना है प्रोटॉन से और एटम बना है इलेक्ट्रॉन से. अब एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के चार्ज का एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा. ओके. तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स. टोटल प्रोटॉन्स का जो चार्ज होगा वो प्लस क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उनका टोटल चार्ज और टोटल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उनका एडिशन. एडिशन करने से टोटल चार्ज ऑफ क्या मिल जाएगा, एटम. क्या मिल जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ एटम. बोलो क्लियर है? ओके. तो अब देखो, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन फाइंड करते हैं. तो अब देखो, वी नो दैट वन प्रोटॉन हैव how much charge is, plus E. clear or not? वन प्रोटॉन है प्लस E चार्ज. अब देखो, ये जो एटम हमने एग्जांपल के अंदर लिया है उसके पास कितने प्रोटॉन्स है, 13. सो दैट 13 प्रोटॉन्स हैव हाउ मच, तो 13 प्रोटॉन्स हैव हाउ मच चार्जेस, 13 इंटू E. कितना चार्ज हुआ, Q प्लस लिख रहा हूं, पॉजिटिव इसलिए प्लस. कितना हुआ, प्लस 13E. इसको यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना हुआ, प्लस 13E. सेम वे वन इलेक्ट्रॉन हैव माइनस E चार्ज. तो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 13 इलेक्ट्रॉन्स है हाउ मच, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो माइनस है, इसलिए उसकी साइन में Q माइनस ले रहा हूं. 13 इंटू माइनस E क्या हो जाएगा, माइनस 13E. तो अब देखो, टोटल प्रोटॉन के कारण जितना चार्ज डेवलप हो रहा है वो है प्लस 13E और टोटल इलेक्ट्रॉन के कारण जितना चार्ज डेवलप हो रहा है वो है माइनस 13E. तो अब दोनों का एडिशन करेंगे, तो दोनों का एडिशन करने के बाद हमें जो चार्ज मिलने वाला है वो हमारा एटम का टोटल चार्ज बन जाएगा. दैट्स व्हाई टोटल चार्ज ऑफ एटम is equal to total charge due to protons, total charge due to electrons. प्रोटॉन का चार्ज कितना है, Q प्लस, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, Q माइनस. ओके. दोनों का एडिशन, Q प्लस इज इक्वल टू प्लस 13E, Q माइनस इज इक्वल टू माइनस 13E. टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0. When any body have a total charge is equal to 0, then that body is called is the neutral इन द रेफरेंस ऑफ द चार्ज. तो वो बॉडी कैसे कंसीडर की जाएगी, न्यूट्रल. तो आप देख सकते हैं
That's why atom became a neutral. बोलो तो अब तक हम पढ़ते थे एटम न्यूट्रल क्यों है, अब पता चल गया एटम न्यूट्रल क्यों है। तो इसीलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। प्रोटॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है। अब दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ये जो चार्ज मिला वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के हुआ। जब दोनों के चार्ज को कंसीडर करने के बाद जो चार्ज मिलता है उसको हम बोलते हैं नेट चार्ज। दिस इज नॉट अ इंटरनेट चार्ज, दिस इज द नेट चार्ज। जैसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट कितना होता है, उसी तरीके से है नेट चार्ज। उसके बाद हम इसको और भी बोल सकते हैं रिजल्टेंट चार्ज। क्या हो जाए, रिजल्टेंट चार्ज। रिजल्टेंट यानी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला के जो बाकी बचता है उसे हम बोलेंगे नेट चार्ज, उसे हम बोलेंगे रिजल्टेंट चार्ज। ओके, तो जब किसी बॉडी के पास नेट चार्ज 0 होता है तो वो बॉडी कैसी बन जाती है, न्यूट्रल बन जाती है। जब किसी बॉडी के पास नेट चार्ज 0 होता है तो वो क्या बन जाएगी, न्यूट्रल बन जाएगी। ओके, अब यहां पे देखो, अब मैं यहां पे क्या सिखाता हूं, ध्यान से देखो। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये जो हमारा एटम है इसी का सेम एग्जांपल, इस पर से आगे बढ़ते हैं। when atom remove 2 electrons from it, बोलो क्या होगा, जब एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो क्या होगा। तो अब देखो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के उसके पास 13 ही है। अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 11 बच गए। समझ सकते हो ना, इसी को कंसीडर करता है। अब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 13। क्यों, क्योंकि इसने प्रोटॉन रिमूव नहीं किया, उसने क्या रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। अब देखो 13 प्रोटॉन है, तो 13 प्रोटॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, 13 ही, पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव होगा, तो प्रोटॉन का टोटल चार्ज हो गया +13e। अब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 11 है, तो अब यहाँ पे देखो 13 इलेक्ट्रॉन थे तो टोटल चार्ज 13e था, तो ये यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11e, बट वो कैसा होगा, नेगेटिव। अब इन दोनों को मिलाओ, टोटल करो, इन दोनों का टोटल करने के बाद क्या आएगा, तो +13e -11e, रिजल्टेंट हुआ +2e। तो अब आप समझ सकते हैं क्या होगा, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 13 प्रोटॉन थे, तो 11 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट ने 11 प्रोटॉन की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। यानी कि हुआ क्या, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, या फिर 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन्स की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो उसके बाद क्या बचता है, 2 प्रोटॉन्स बाकी रहते हैं। तो यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन्स बाकी रहते हैं, 2 प्रोटॉन की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए और इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। यानी कि हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन्स ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 2। तो वो जो 2 प्रोटॉन्स अवेलेबल है उनकी इफेक्ट को, उनकी पॉजिटिव चार्ज वाली इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, इसीलिए वो जितने भी है उनकी पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट एटम के अंदर दिखाई देती है। उसकी पॉजिटिव चार्ज की इफेक्ट एटम के अंदर एक्सपीरियंस होती है। यानी हमारा जो एटम पहली कंडीशन के अंदर सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन एंड सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसके पास, तब उसके पास जितना प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट क्या हो गया, उन्होंने प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की इफेक्ट को निगलेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन्स की चार्ज की इफेक्ट को निगलेक्ट किया। सामने एक दूसरे ने एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल किया, तो उसके अंदर टोटल चार्ज इफेक्ट कितनी हो गई, 0। बट सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं
11 प्रोटॉन्स की इफेक्ट कैंसिल हो जाती है, पर 2 प्रोटॉन्स ऐसे बाकी बचते हैं कि उनकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। यानी चार्ज क्या कंसीडर करता है, 2 प्रोटॉन्स की इफेक्ट को अपने पास रखता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इफेक्ट जो कैंसिल हो चुकी है वो चली गई है। यानी चार्ज के पास अब 2 प्रोटॉन्स की इफेक्टिव वैल्यू है, सॉरी एटम के पास। तो क्या हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, 2e। तो अब हमारा जो एटम है, एटम पर एक्सपीरियंस होने वाला चार्ज कितना होगा, +2e होगा। ओके, क्लियर है। तो अब यहां पे कंसीडर करो, कब कोई बॉडी अपने पास पॉजिटिव चार्ज रखता है। देखो बॉडी पर होने वाला चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। हमारे एटम ने कौन सा चार्ज गेन किया, पॉजिटिव। तो व्हेन एनी बॉडी बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पे क्या हुआ, तो यहां पे देखो क्या हुआ, बॉडी ने अपने पर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। यानी वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स greater than number of electrons, that body become the positive charge. Okay, so when any body become a positive, in that body number of protons and number of electron, so number of protons is greater than number of electron, then that body become a positive charge. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से उसके लिए क्या होना चाहिए। अगर आप ऐसा बोलते हो सर यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स है और 13 इलेक्ट्रॉन्स है, हम बाहर से कोई एक प्रोटॉन गेन करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है। बट प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके, और वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण एक दूसरे के साथ बहुत ही बड़े अट्रैक्शन के रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला अट्रैक्शन जो होता है प्रोटॉन का, वो प्रोटॉन का न्यूक्लियर फोर्स जो लगेगा उसके कंपेयर में कम है। यहां पे ध्यान रखना, न्यूक्लियर फोर्स हम न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि प्रोटॉन का अट्रैक्शन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिकल फोर्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। तो यहां पे प्रोटॉन कभी भी अपने न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं पे मूव नहीं करेंगे। तो मूव कौन करेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के प्रोटॉन से डिस्टेंस में थोड़े दूर होते हैं। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी एक्सटर्नल फोर्स हमें चाहिए वो हम बाहर से दे सकते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले प्रोटॉन के अट्रैक्शन से हम उसे दूर कर सकते हैं। तो जब भी क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा, कौन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब भी हम किसी 2 बॉडीज को रब करेंगे, जब भी हम किसी बॉडी को हीट करेंगे, जब भी किसी बॉडी को प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उस बॉडी के एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन ही मूव होंगे, या वो बॉडी बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, पर कभी भी उसके न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन बाहर नहीं जाएंगे। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा चाहिए। तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा करने के लिए कोई भी बॉडी बाहर से प्रोटॉन को गेन नहीं करेगी, वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी। क्लियर और नॉट, ओके। वैसे ही व्हेन यहाँ पे एटम गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां पे सपोज यहाँ पे ये हमारा जो एटम है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्या होगा, प्रोटॉन्स तो कहां पर है बोलो, न्यूक्लियस के अंदर है, वो नहीं बढ़ेंगे नहीं कम होंगे, उसके अंदर बाहर से नहीं कोई प्रोटॉन आएगा और नहीं अंदर से कोई प्रोटॉन बाहर जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13 ही है।
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है तो उसका चार्ज भी 13e हुआ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, तो इलेक्ट्रॉन जितने थे उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, यानी उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंक्रीज हो चुके। ऑलरेडी 13 थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो चुके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 15 है, तो उसका चार्ज भी 15 ही हो चुका। दोनों का एडिशन करेंगे, हमें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज मिलेगा। तो टोटल यानी नेट चार्ज, रिजल्टेंट चार्ज कितना होगा, प्लस 13e माइनस 15e इज इक्वल टू माइनस 2e। नाउ दिस बॉडी दिस एटम बिकम द नेगेटिव चार्ज। अब देखो कब हमारी बॉडी नेगेटिव चार्ज बनी, तो नेगेटिव चार्ज बनने के लिए उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ओके, तुम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलो क्लियर और नॉट। ओके, बट अब एक कब होगा, तो उसके लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, व्हेन एनी बॉडी बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, तो वो कैसे हुआ होगा, तो उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया होगा। ओके, व्हेन एनी बॉडी बिकम अ नेगेटिव चार्ज, तो वो कैसे हुआ होगा, तो उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। ओके, बट व्हेन एनी बॉडी बिकम अ न्यूट्रल, तो उसके लिए बॉडी के अंदर रहने वाले प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की नंबर ऑफ वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिससे उसका रिजल्टेंट चार्ज 0 हो जाए, नेट चार्ज 0 हो जाए। तो अब हमें पता चल गया कि नेट चार्ज पॉजिटिव कब होगा, नेट चार्ज नेगेटिव कब होगा। क्लियर है नहीं? ओके, इसको हमें पता चलना ही चाहिए। एग्जाम्पल के अंदर बहुत दिया है, मैंने वो एग्जाम्पल करवाया था 1.2, उसके अंदर क्या था कि व्हेन एनी बॉडी रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन 10⁹ पर सेकेंड, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, जब कोई बॉडी अपने पर से 10⁹ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, यानी वो क्या करेगा, पॉजिटिव बनेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन जो भी गेन कर रहा है वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। ओके, अब सबसे पहली बात ध्यान से, इनिशियली एटम जो होता है, एटम ऑलवेज कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जो भी हमारी न्यूट्रल बॉडी है उसका मास m है। ध्यान से, जब बॉडी न्यूट्रल है तो उसका जो मास है m है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, सपोज यहाँ पर 500 प्रोटॉन्स है और 500 न्यूट्रॉन्स है, सॉरी 500 प्रोटॉन्स है, 500 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या बन गया है, न्यूट्रल। अब देखो वो बॉडी ने क्या किया, बॉडी बिकम द पॉजिटिव चार्ज। अब बॉडी पॉजिटिव कब बनती है, तो हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। सपोज मैं बोल रहा हूं यहां से 100 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, यानी बॉडी बिकम अ पॉजिटिव चार्ज, उसने 100 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया, तो बॉडी बिकम्स द 2 पॉजिटिव। तो अब ये बॉडी के पास टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना होगा, 100, बट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से वो क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो 100 पॉजिटिव ई। क्लियर है? सपोज ए बॉडी बाहर से 100 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अगर वो 100 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए उतना उस पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन, तो 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट को निग्लेक्ट करेंगे। बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जिसकी इफेक्ट को निग्लेक्ट करने वाले प्रोटॉन्स हमारे पास नहीं है। क्लियर? तो उसके पास वो इलेक्ट्रॉन की इफेक्ट बाकी बचेगी, तो वो बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज गेन करेगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव है, तो वो क्या बनेगी, नेगेटिव चार्ज कंसीडर करने वाली बॉडी बनेगी। ये बॉडी क्या कर रही है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, बाहर से इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए, 100 इलेक्ट्रॉन, तो उसका चार्ज क्या बन गया, 100 ई। अब तो आपको पता
चल गया, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका मास m था। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या था, 500 प्रोटॉन्स थे और 500 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हुआ क्या, यहां पे न्यूट्रल बॉडी ने 100 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या लेके जाएंगे, अपना मास लेके जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन अपने पर से अपना मास भी लेके जाएंगे। तो यहां पर 500 प्रोटॉन का मास था m प्लस, 500 इलेक्ट्रॉन का मास था m माइनस। अब इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 500 प्रोटॉन तो वैसे ही है, बट 100 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो यहाँ पे 400 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस बॉडी पर अब वो 100 इलेक्ट्रॉन का मास था वो नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो व्हेन एनी बॉडी बिकम द पॉजिटिव चार्ज, इट्स रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स and also remove the mass of the electrons. That's why mass of the body become the lesser according to neutral body. तो न्यूट्रल बॉडी का मास जो m था, अब ए बॉडी का जो मास सपोज मैं बोल रहा हूं m डैश, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी से कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उनका जो मास होगा उतना मास यहाँ पे कम हो चुका होगा। क्लियर? अब आगे सपोज न्यूट्रल बॉडी ये रही, अब ये न्यूट्रल बॉडी बाहर से 100 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है। अब इसके पास ऑलरेडी 500 प्रोटॉन थे, 500 इलेक्ट्रॉन थे और वो 100 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर रही है, तो इसके पास 600 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका मास क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो अपने साथ मास भी लेके आएंगे। तो यहां पर जितना मास था उसके कंपेयर में 100 इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ जाएगा। तो अब इस बॉडी का जो मास है m डैश बिकम द ग्रेटर देन m। बोलो, पता चल गया ऐसा क्यों होता है। तो हम क्या कर समझ सकते हैं, व्हेन एनी बॉडी रिमूव्स द इलेक्ट्रॉन इट्स मास आल्सो डिक्रीज, व्हेन एनी बॉडी गेन द इलेक्ट्रॉन its mass increase, then it's become the negative charge, this body becomes the positive charge। तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज बनेगी तो उसका मास न्यूट्रल बॉडी से कम हो जाएगा, और when anybody becomes the negative charge by gaining the electron and mass of that body become greater compared to neutral charge। बोलो क्लियर? मैं समझ सकता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि कब कोई बॉडी चार्ज गेन करेगी और कब कोई बॉडी के पास मास इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा। बोलो क्लियर है? अब इसी फंडा के साथ हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ दी बॉडी। ओके, कब कैसे किस तरीके से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं एंड व्हाट इज द चार्जिंग ऑफ दी बॉडी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।